आइए आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 का एनसीईआरटी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स कहेंगे। तो इसके अभ्यास के अंतर्गत जो दिए गए क्वेश्चन और आंसर हैं तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है। इनके बीच कितना बल है ये हमको बताना है। तो देखिए बीच की दूरी दे दिया है, दोनों आवेशों के बारे में दे दिया है और हमसे बल पूछ रहा है। तो Q1 हमको दे दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, Q2 दे दिया है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम और त्रिज्या दे दी है 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। अब मान लीजिए इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। तो कूलाम नियम के हिसाब से अगर दो आवेश r दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला बल F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ये हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो सीधी सीधी बात हो जाएगी कि F = 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 चार्ज हमारा 2 × 10⁻⁻7 कूलाम है, Q2 हमारा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है और बीच की दूरी 0.3 मीटर है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ये देखिए लिखा गया है कि चूंकि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। अब ये सारी वैल्यू जब रखी गई और सॉल्व किया गया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6 × 10⁻³ न्यूटन। अब देखिए चूंकि दोनों आवेश धनात्मक आवेश हैं तो जाहिर सी बात है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट में लिखा है प्रतिकर्षी, तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे दोनों आवेश। तो अतः उनके बीच लगा बल कितना हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखिए पहले Q1 हमको दे दिया है 0.4 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा कर देंगे। इसी प्रकार Q2 को भी 0.8 माइक्रो कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा कर देंगे। और F1 बराबर Q1 तथा Q2 के बीच स्थिर वैद्युत बल कितना दिया है 0.2 न्यूटन। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है तो वही फार्मूला लगा देंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 और F दे दिया है तो R की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए माना दोनों बलों के बीच की दूरी R है तो फार्मूला लग जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो r² निकालना है तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/F। 1/4πε0 की ये वैल्यू दे दी गई है 9 × 10⁹। Q1 हमको दिया था 0.4 माइक्रो कूलाम में बदला था तो 10⁻⁻6 का गुणा हो गया था। Q2 था 0.8 माइक्रो कूलाम, 10⁻⁻6 का गुणा कर दिया तो कूलाम में बदल गया।
और बल दिया था 0.2 न्यूटन। तो ये हमारा आर स्क्वायर आ गया पूरा सॉल्व करने पर 16 गुणे 9 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर आ गया 144 गुणे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब इसको रूट निकालेंगे तो 12 12 में 144 होता है, तो आर आ गया 12 गुणे 10⁻12 -2 मीटर। तो ये आर आ गया 0.12 मीटर, या आर इक्वल टू कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। अतः दोनों गोलों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन इसी में बी पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो जायज़ सी बात है कि यहाँ पर जो कूलाम का नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है, जो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार क्या था कि अगर किसी वस्तु पर एक कोई बल लगता है तो उसके विपरीत परिमाण का उतना ही बल उल्टी दिशा में लगता है। तो अब देखो इसको पढ़ते हैं। तो माना हमें Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात करना है। चूंकि स्थिर वैद्युत बल युग्म में दृष्टिगोचर होता है, यानी जोड़े में होता है, तथा यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चूंकि दूसरे द्वारा पहले पर जो बल लग रहा है Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल, यानी दूसरे द्वारा पहले पर आवेश बल कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। ये देखिए क्वेश्चन में हमको दिया है। चूंकि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F21, ये F21 0.2 न्यूटन है। तो ये हो गया 1/4πε0 की वैल्यू रख दिया 9 × 10⁹ इंटू Q1 दिया है 0.4 × 10⁻⁻6। Q2 हमारा है अब यहाँ पर देखिए जो Q2 की वैल्यू रखी है ये -0.8 × 10⁻⁻6 न्यूटन कूलाम रखा है। इसका मतलब जो Q2 है ये हमारा ऋण आवेशित है, Q1 धन आवेशित है। यहाँ पर देखिए नहीं दर्शाया गया है, इसका मतलब ये ऋण आवेशित होना चाहिए, तभी यहाँ पर ऋण आवेशित लिखा है। तो अगर ये ऋण आवेशित है तो धन और ऋण के कारण आकर्षण बल लगेगा। तो अब चूंकि सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो ये हमारा बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर आई गई है, तो रख दिया है। तो इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर ये देखिए आ गया हमारा -0.2 न्यूटन। अब चूंकि ये चार्ज जो था हमने माइनस लगाया था, तो ये जो है आकर्षी बल होगा, क्योंकि धन और ऋण चार्ज है। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चूंकि दूसरा -8.0 माइक्रोकूलम हम लोगों ने रखा था, जो भी था दूसरा आवेश Q2 वाले को माइनस रखा है, तो जाहिर सी बात है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन आकर्षी बल लगता है। अब यहाँ पर देखिए कि पहले गोले के कारण दूसरे पर 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो चूंकि न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार एक वस्तु दूसरे पर जितना बल लगाती है तो दूसरी पहले पर भी उतना विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। तो जाहिर सी बात है कि पहले के द्वारा दूसरे पर 0.2 न्यूटन का बल था, तो दूसरे द्वारा पहले पर भी 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। तो इतना ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट भी हम लोग ये चीज़ लिख सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं दर्शाया है कहीं पर कि ये दूसरा वाला आवेश निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है तो आकर्षण बल लगेगा, और अगर ये धनात्मक है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों समान प्रकार के आवेश जब हो जाएंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत स्वभाव के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए
कि ke²/g_me_mp विमाहीन है। भौतिक नियतांकों के सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? तो E² की विमा अगर हम देखें तो ये E² का मतलब जो आवेश है उसका स्क्वायर है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो E² की विमा हो गई कूलाम का स्क्वायर, ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे। के की विमा, तो के की विमा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है, क्योंकि एक स्थिरांक है। इसको अगर हम साधारण रूप में लिखना चाहें तो न्यूटन को तोड़ेंगे तो बल का मात्रक होता है तो F = ma होगा। m का m हो जाएगा और a का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर का l, सेकंड का t-2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो t-2, तो ma का ml t-2 हो जाएगा। और कूलाम का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो ये तो वही रहेगा। तो ये जब वैल्यू रखेंगे ml t-2, तो ये मीटर स्क्वायर है ही, तो l और मीटर स्क्वायर l³ हो जाएंगे, तो ml³ हो गया t-2 और कूलाम का -2 रहेगा। तो ये आ गया। g की विमा m इनवर्स l³ t-2 ये होती है, आप लोग याद कर लीजिए, बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या तो फिर गुरुत्वीय बल वाला जो फार्मूला है उससे आप लोग निकाल लीजिए। तथा यमी एवं एमपी की विमा, यमी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एमपी प्रोटॉन का द्रव्यमान है। द्रव्यमान की विमा मास के लिए m लिखते हैं, तो लिख दिया। इसलिए ke² यमी एमपी की विमा क्या हो जाएगी? k की विमा ये है ml³ t-2 कूलाम की पावर -2, और E² आवेश है तो कूलाम का स्क्वायर अपान g की विमा m इनवर्स l³ t-2 है, और MEMP है, 2 बार मास है तो 2 बार मास लिख दिए। तो ये आ गया m की पावर 2 - 2l की पावर 3 - 3, ये सब ऊपर चले जाएंगे तो m की पावर ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 2 हो गया, ये ऊपर जाए ये कट जाएगा तो 0 हो गया। इसी प्रकार l भी 3 - 3 हो जाएगा, t भी -2 ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, कूलाम की पावर -2 +2 हो जाएगा, ये 2 और ये -2, तो कुल मिला के m0 l0 t0 c0 हो जाएगा। मतलब सब ये 2 में 2 गया, 0 3 में 3 गया, 0 2 माइनस का है, 2 प्लस का है तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस का है, 2 प्लस का है तो 0 हो जाएगा, तो पूरा विमाहीन हो जाएगा, यानी कोई भी इसकी विमा नहीं है, यानी डायमेंशन लेस है। तो ke² g_me_mp एक विमाहीन राशि है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यमी यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ये हमको पता होने चाहिए। अब देखिए सारी जो वो है नीचे फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं, तो ke² g_me_mp होता है, तो इसकी वैल्यू रखा, तो k का मान है 9 × 10⁹, E² मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका स्क्वायर, तो 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर अपान g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 × 10⁻27, पूरा सॉल्व किया तो आ गया 2.3 × 10⁻39, ये पूरे की वैल्यू। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्यरत वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है, ये जो आ गया। ये हम लोग NCERT में पीछे भी निकाल चुके हैं। तो ये जो चीज आई है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल
तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है ए पॉइंट और बी पॉइंट 2 में क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो वैद्युत आवेश के क्वांटीकृत होने का अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के मूल आवेश का कोई पूर्णांक होता है। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो अब इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 100 गुना 20 गुना हो सकता है। इसका आधा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बेसिक सबसे मूलभूत 1.6 × 10⁻⁻19। तो कहने का मतलब यह है कि आवेशित कण जो है उसको बीच से काटा नहीं जा सकता, यानी आवेश को आधा नहीं किया जा सकता, 2/3 नहीं किया जा सकता। जब भी होगा पूर्णांक में ही होगा, अर्थात पिंड पर आवेश सतत रूप से नहीं बदलता, अपितु वो क्यू आवेश का क्वांटम या पुंजर या पैकेट के रूप में अलग हो जाता है। तो गणितीय रूप में किसी पिंड का आवेश क्यू प्लस माइनस यानी होता है। प्रोटॉन है तो उसमें धनात्मक, इलेक्ट्रॉन है तो उसमें ऋणात्मक, और यानी का मतलब जितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में उसका यन गुना, मतलब उसी में जहाँ पर यन जो है पूर्णांक संख्या होगी। तो इसीलिए नीचे लिखा है के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ यन एक पूर्णांक तथा ई एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। क्वांटीकृत होने का मतलब ये बहुत बार एनसीईआरटी में भी बताया जा चुका है और फिर बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। तो नीचे लिख रहा है कि अतः स्वतंत्र अवस्था में मूल आवेश के अंश को कभी नहीं देखा गया है। यानी जो मूल आवेश है उसका कोई अगर फ्रैक्शन देखना चाहे, अंश देखना चाहे, यानी कितने भाग में है, तो कभी सम नहीं देखा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम बड़े पैमाने पर बात करें तो आवेश का जो क्वांटीकरण की प्रवृत्ति है उसकी उपेक्षा यानी उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हमको व्यवहार में दिखाना पड़ेगा करके। तो यहाँ पर देखिए व्यवहारिक रूप में स्थूल स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर आवेशित पिंड एक बड़ा आवेश होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं या उससे निकाले जाते हैं तो आवेश में इतना कम परिवर्तन होता है कि आवेश सतत रूप में परिवर्तित होने लगता है। कहने का मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर जैसे पृथ्वी है तो उससे एक आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो वही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें पृथ्वी पर या एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लें तो जो भी क्षतिपूर्ति होगी तो वो आवेश में इतना कम परिवर्तन होता है कि आवेश सतत रूप में परिवर्तित होने लगता है, यानी पूरी पृथ्वी में एक कॉन्टिन्यूअस एक ही जैसा हो जाता है परिवर्तन। अतः स्थूल स्तर पर आवेश का क्वांटीकृत होना छोड़ा जा सकता है, अर्थात जब पिंड को बृहद पैमाने पर लिया जाता है तो उसमें कहानी ये बन जाती है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि एक इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाए या एक आवेश उससे निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इतना कम परिवर्तन होता है कि क्वांटीकरण वाली बात को हम तिरस्कृत कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहिष्कृत कर सकते हैं या उपेक्षा कर सकते हैं, ये कहने का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है, यानी अन्य जोड़ों में भी किया जा सकता है, जैसे रेशम और कांच का जोड़ा हमने लिया। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण यानी यह प्रैक्टिकल आवेश संरक्षण के नियम किस प्रकार सामंजस्य रखता है।
तो कह रहा है इस उदाहरण में आवेश कैसे संरक्षित हो रहा है, यानी आवेश न उत्पन्न हो रहा है न नष्ट हो रहा है। तो किस प्रकार से हम बताएंगे। तो देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा नहीं गया था तो दोनों वैद्युतीय रूप से अनावेशित थे, यानी रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ दोनों में कोई आवेश नहीं था, यानी वो उदासीन थी। दूसरे शब्दों में कांच की छड़ और रेशमी कपड़े पर नेट आवेश शून्य है। ऐसी बात है, कोई आवेश नहीं तो नेट आवेश शून्य है। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तब कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि रेशम की छड़ से कांच के टुकड़े में चले गए, तो इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वो ऋणावेशित हो जाएगा, और जहां से जाएगा वो धनावेशित हो जाएगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से जा रहे हैं रेशम में, तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगी और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कांच की छड़ पर धन आवेश रेशमी कपड़े पर ऋण आवेश के ठीक बराबर होता है। अतः निकाय पर पुनः नेट आवेश शून्य हो जाता है। जैसी बात है, एक जितना धन आवेशित है अगली उतना ऋण आवेशित है, तो धन ऋण को जोड़ेंगे तो अब भी जीरो ही है। इस प्रकार कांच की छड़ एवं कपड़े पर प्रकट होने वाला आवेश आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार ही है, क्योंकि पहले भी नेट आवेश शून्य था, बाद में भी नेट आवेश शून्य, क्योंकि वियुक्त निकाय यानी अलग किया गया निकाय का कुल आवेश संरक्षित है। इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो उन पर क्रमशः ऋण आवेश एवं धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं, यानी एबोनाइट की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके फर में आ जाते हैं, तो फर ऋण आवेशित हो जाता है, एबोनाइट की छड़ धन आवेशित हो जाती है। अतः पुनः नेट आवेश शून्य होता है। हाँ, एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित होती है, तो फर से एबोनाइट पर इलेक्ट्रॉन आता है, अगर क्रम सही माना जाए तो। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न है और न ही विनष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जो आवेश संरक्षण के अनुसार ही है। ऐसी बात है, आवेश नष्ट नहीं हो रहा, न उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो आवेश प्रकट होता महसूस हो रहा है। तो यही आवेश संरक्षण का नियम है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देखते हैं। कह रहा है 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QA QB, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर व्यवस्थित ये स्क्वायर बनाए गए। जाहिर सी बात है कि हमको पता है कि स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती, तो कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम वर्ग के केंद्र पर रखा है, पर लगने वाला बल कितना है ये हमको बताना है। तो देखिए, ये यहाँ पर पॉइंट हो गया, तो अब यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो अगर इन दोनों के कारण देखा जाए, इन दोनों के कारण, तो जो 1 माइक्रोकूलम है इस पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसके कारण देखें तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर की ओर बल जाएगा। तो ये C है, तो देखिए FC लिखा है दूर की ओर। अब इसके कारण देखें तो 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम दोनों धनात्मक हैं, तो इस आवेश के कारण इस पर दूर की ओर बल लगेगा। तो देखिए यहाँ पर Fa लिखा है क्योंकि ये A है। अब इसकी और इसकी बात करें, 1 माइक्रोकूलम जो केंद्र में रखा है, तो ये ऋण आवेशित है, तो इसको अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर देखिए
इधर को खींचा हुआ यानी बल इधर को लगेगा, तो बी है तो एफ बी लिखा है। अब अगर हम इस -5 माइक्रोकूलम और इस 1 माइक्रोकूलम की बात करें तो धनात्मक है, ऋणात्मक है, इसका मतलब ऋण वाला इसको अपनी ओर खींचेगा तो बल इधर को लगेगा, तो ये डी है देखिए, तो ये एफ डी लिखा है, तीर इधर को ही लगाया। अगर हम ये फिगर बनाना सीख गए तो अब आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं फंसेगी। अब देखिए कह रहा है AO इक्वल टू हाफ AC, ये AC का आधा है AO, क्योंकि ये वर्ग है और केंद्र से जाती हुई भुजा इसको बीच से डिवाइड कर रहा है, तो आधी इधर है आधी इधर है, यानी AO बराबर OC है तो AC बराबर हाफ, तो AC बराबर AO बराबर हाफ AC हो जाएगा, यानी AO AC का आधा होगा। तो AO इक्वल टू हाफ अंडर रूट, अब देखिए AC जो है, अगर ये त्रिभुज देखा जाए, ये वाला, ये पूरा ये त्रिकोण देखा जाए ये, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कर्ण है, ये दोनों, ये अगर ये कोण लें तो ये आधार है और ये लंब है, तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AO हमारा कर्ण है, बस कर्ण का आधा है तो आधे के लिए यहाँ आधा कर दिया, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर दिया, और इधर स्क्वायर होना चाहिए था तो यहाँ नहीं लगाया, तो इसीलिए रूट लगा दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस पूरे का AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो आधे को लिया गया तो आधा कर दिया, इधर स्क्वायर नहीं लगाया तो इधर रूट लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने पर AO इक्वल टू हाफ अंडर रूट, चूंकि दोनों बराबर हैं तो AB दोनों लिख सकते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा, तो 2AB स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट 2 हो गया, AB स्क्वायर का रूट हटा तो AB हो गया। तो AO इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट, इसको दो बार रूट में लिख सकते हैं तो एक रूट कट जाएगा, तो 1 अपान अंडर रूट, AB का मान दिया है 0.1 मीटर, क्वेश्चन में दिया गया है। अब चूंकि यही AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, क्योंकि पूरा वर्ग है यानी स्क्वायर है, और इसमें भी अगर अंदर देखा जाए तो AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD होगा, क्योंकि वर्ग है, सब भुजाएं बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगी, तो इसीलिए AO बराबर निकल करके आया कि यही OB के बराबर होगा, AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, तो OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। तो चूंकि QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम, तथा QA इक्वल टू QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। एवं QB बराबर QD, D और B पर देखिए -5 तो ये आ गया -5 माइक्रोकूलम, यानी -5 × 10⁻⁶ कूलम। अब देखिए QA बराबर QC अभी हमने देखा, तो QA बराबर QC है, QA तथा QC में समान आवेश है, तो समान आवेश है तो जाहिर सी बात है कि विपरीत बल कार्य करेंगे, अर्थात OC तथा OA के क्रमशः अनुदिश A उनके परिमाण निम्नलिखित, तो FA बराबर FC। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो ये FA है और ये FC है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम, तो विपरीत परिमाण के समान परिमाण के विपरीत दिशा में बल लगेंगे, तो जो FA पर बल होगा वही FC पर भी होगा, और ये बीच की दूरी हम ये इतना ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए
एफ ए बराबर एफ सी बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 हमारा QA हो जाएगा इंटू Q2 हमारा 1 माइक्रो कूलाम है जो यहाँ पर रखा गया केंद्र में। तो एफ ए बराबर एफ सी 1 माइक्रो कूलाम है। तो ये 1 माइक्रो कूलाम हो गया अपान AO स्क्वायर। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू QA की वैल्यू 2 × 10⁻6 और इसकी निकालेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा अपान AO स्क्वायर। अभी हमने वैल्यू निकाली है 1/√2 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10 18 × 10⁻³ अपान 1 × 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.6 न्यूटन। आप देखिए इस पर जितना इसके कारण बल लगेगा उतना ही इसके कारण लगेगा, बस विपरीत दिशा में लगेगा। तो इसीलिए विपरीत के कारण एफ ए = -FC लिखा है कि परिमाण तो बराबर है बस दिशा अलग अलग है। एक इस दिशा में है तो एक दिशा में, दिशा बदलने के लिए माइनस साइन लगाया है। तो इसी प्रकार एफ डी बराबर एफ बी भी होगा, क्योंकि ये दूरी बराबर है और इधर भी -5 माइक्रो कूलाम है, इधर भी -5 माइक्रो कूलाम है। इधर का बल इधर को लग रहा है, इधर वाला इधर को, तो ये भी विपरीत है। तो इसलिए कह रहा है कि इसी प्रकार एफ डी बराबर एफ बी बराबर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश क्यूबी तथा क्यूडी आवेशों के कारण, क्यूबी तथा क्यूडी में जो आवेश है इनके कारण समान परंतु विपरीत बलों का अनुभव करता है। क्योंकि ये जितना -5 माइक्रो कूलाम है तो ये भी -5 माइक्रो कूलाम। अब इस पर बात करें तो इसके कारण इधर को है, इसके कारण इधर को है, तो बल समान होगा बट दिशा जो है विपरीत है, क्योंकि ये जो कूलाम है बराबर है। तो ये हो जाएगा एफ बी बराबर -FD। इसका मतलब ये है कि दिशा विपरीत है, परिमाण बराबर। इस प्रकार आवेशों के दिए गए क्रम विन्यास के कारण 1 माइक्रो कूलाम पर नेट बल 0 होगा। तो 1 माइक्रो कूलाम पर इधर जितना बल लग रहा है इतना उधर लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार जितना बल इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कुल मिला के ये 1 माइक्रो कूलाम जो वर्ग के केंद्र पर रखा है इस पर कोई भी नेट बल काम नहीं करेगा। तो इसीलिए लिख रहा है कि अतः वर्ग के केंद्र पर क्रम विन्यास के कारण 1 माइक्रो कूलाम पर नेट बल 0 होगा, अर्थात F = FA + FB + FC + FD = 0 न्यूटन। अतः वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल 0 न्यूटन है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।